आज एक विशेष प्रयोजन से आप सबको एकत्रित किया है। वैसे तो आप सबसे 2 बार ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने भी स्वयं चर्चा की है इन सब विषयों पर, लेकिन आप सबको जानकारी है ही कि 8 नवंबर को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष घोषणा की और उस घोषणा के परिणाम स्वरूप देश में एक ऐसा वातावरण बना कि ये केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद से, भ्रष्टाचार से और काले धन से लड़ रही है और इस लड़ाई को एक अंतिम मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। पूरा देश ने इसके लिए उनका समर्थन भी किया है। छोटी मोटी कुछ कठिनाइयाँ भी स्थान स्थान पर आई हैं, उनका भी रास्ता सरकार ने भी निकाला है, वित्त मंत्रालय ने भी निकाला है। फिर भी एक इतना बड़ा निर्णय है कि उस निर्णय में कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है, तो उस कठिनाइयों के बाद भी पूरा देश सरकार के इस निर्णय के साथ है, मोदी जी के साथ है और सब लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसकी कुछ तकनीकी बातें हैं, कुछ और भी बातें हैं। मंगलवार की पार्टी सांसदों की बैठक में माननीय अरुण जेटली जी ने बहुत स्पष्टता के साथ सब बातों की चर्चा की थी। अनेक चैनलों ने उनके उसको लाइव भी दिखाया था और लगभग दिन भर उनके उस वक्तव्य को प्रसारित किया था। उसके कारण काफ़ी कुछ क्लियरिटी जनता के मन में भी हुई और हमारे मन में भी कहीं कहीं कुछ बात हुई होगी तो वो भी हुई है। तो आज हम लोगों ने आग्रह किया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी चर्चा की थी कि माननीय अरुण जेटली जी देश भर में हमारे जो प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं और हमारे प्रदेशों के पदाधिकारी और कुछ ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस विषय की चर्चा करें। तो वो अपना उद्बोधन करेंगे। उसके पश्चात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कोई बात आपको पूछनी होगी, चर्चा करनी होगी तो आप सब कर सकेंगे। माननीय अरुण जेटली जी का परिचय आप सबसे कराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और देश के वित्त मंत्री हैं। एक प्रकार से ये कहा जाए कि सारे सरकार के संचालन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल उनका हमेशा रहा है और आज भी है। वो हम सबसे बात करेंगे। माननीय अरुण जेटली जी। आदरणीय रामलाल जी और मित्रों, मैं धीरे धीरे संक्षिप्त में जो इसके मुख्य टॉकिंग पॉइंट्स हैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। मैं हिंदी में ही बोलूँगा, लेकिन कुछ आवश्यक चीज़ें हैं क्योंकि दक्षिण भारत के कुछ मित्र हैं, सम फ्रेंड्स आर हियर फ्रॉम साउथ इंडिया। For their benefit, I will repeat a few points in English also. और 15-1 मिनट में मैं धीरे धीरे आपको सारे विषय बता दूंगा जो आपके लिए टॉकिंग पॉइंट्स बनेंगे और उसके बाद कोई स्पष्टीकरण 2-3 चाहिए होंगे तो मैं आपके समक्ष रख दूंगा। आज लगभग 7 दशक हो गए, 70 years since independence। कोई एक ऐसा राजनीतिक निर्णय जिसका देश के जीवन पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, जो कि जीवन कैसे जीना है उसमें ही परिवर्तन ले आता है, इससे बड़ा आज तक नहीं हुआ। और ये निर्णय करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत, करेज चाहिए है। बहुत सारा बड़ा नेतृत्व ऐसा रहा होगा जिसने सोचा होगा, लेकिन इस निर्णय करने की उनमें हिम्मत नहीं रही होगी। डीमोनेटाइजेशन 2 बार पहले हुआ। पहली बार 1946 में हुआ, अंग्रेजों की सरकार थी, लेकिन उस वक्त जो लोग राजे महाराजा थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको इससे मुक्ति मिलती थी। तो आम लोगों जिनके पास बड़े नोट थे, उन्होंने राजे महाराजाओं को जाकर दे दिए और वो डीमोनेटाइजेशन फेल हो गया, विफल हो गया। 1978 में जो हुआ, जिसकी कांग्रेस के लोग तुलना करते हैं, उसमें 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट थे
वो केवल 80 करोड़ रुपए के थे, 80 करोड़, जिसमें से 60 करोड़ वापस आया और 20 करोड़ एक्सटिंग्विश हो गया, समाप्त हो गया। वो उस वक्त की छोटी जीडीपी थी, उसका 0.6% था। वो 80 करोड़ और आज 14 लाख करोड़। स्वाभाविक है कि दोनों का प्रभाव जीवन पे अलग अलग पड़ेगा। एक देश में करेंसी कितनी होनी चाहिए और करेंसी के अभाव में किस तरह से जीवन हम लोग जिएंगे और ये भविष्य का जीवन क्या होगा। विश्व भर में जो प्रमुख देश हैं, जो देश की जीडीपी होती है उसका औसतन 4%, 4% ऑफ टोटल जीडीपी करेंसी होती है। हिंदुस्तान में 12% है। 12% का अर्थ है कि ज्यादा करेंसी होने की वजह से यहां का जीवन क्या है। हम पैसे के माध्यम से, करेंसी के माध्यम से जीवन जीते हैं और जितने भी प्रभाव समाज में आने हैं वो उसकी वजह से आते हैं। आप संपत्ति खरीदने जाइए तो इतना कैश में दीजिए, इतना चेक में दीजिए। आप व्यापार करने जाइए तो इतना कच्चे में होगा, इतना पक्के में होगा। और लगभग उस कैश के अधिक प्रभाव से कैश के साथ जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, करप्शन, टेररिज्म, जाली करेंसी, काउंटरफेट करेंसी, वो भी स्वाभाविक निकलते हैं। कैश समाप्त होने का अर्थ ये नहीं कि काम समाप्त होता है। कैश का सब्स्टिट्यूशन, उसका जो विकल्प है वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे डिजिटल बन रहा है। आज हमें लगता होगा कि क्या हिंदुस्तान जैसा देश जिसमें हर प्रकार के लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, गांव में भी है, वो डिजिटल कैसे होगा। कभी 100% तो समाज डिजिटल नहीं होगा, लेकिन उस दिशा में एक बहुत बड़ी यात्रा है। और इसका प्रभाव उस यात्रा में, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, 1996 में हमारी पार्टी की मुंबई में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। तो पहली बार हम लोगों ने 7 मोबाइल फोन खरीदे कि अधिवेशन की व्यवस्था करनी है तो एक दूसरे से बात कर पाए। उस अधिवेशन में अडवाणी जी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी कि अटल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। पूरे अधिवेशन की खबर कम छपती थी। अरे बीजेपी में तो लोग मोबाइल फोन यूज करने लग पड़े, ये खबर ज्यादा छपती थी। ये तो अमीर आदमी का फोन है। आज से 15 वर्ष पूर्व कहा जाता कि हर दलित के हाथ में मोबाइल फोन होगा, हर गरीब के हाथ में मोबाइल फोन होगा, तो लोग हंस पड़ते। लेकिन यह क्रांति अपने जीवन में हम लोगों ने देखी है। मैं हैरान हो गया कि अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका आंकड़ा इकट्ठे किए। इस देश में 2,15,000 लोग रोज रेल से सफर करते हैं। 2,15,00,000। 2-2.25 करोड़ लोग जो रेल से सफर करते हैं, 58% लोग यानी 1,40,00,000 अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं। अब दिल्ली में सब स्कूलों ने बच्चों के माँ बाप को लिख दिया, SMS भेजा कि फीस चेक से या डिजिटल से दीजिए, कैश में नहीं लेंगे। एक एक व्यवसाय में हम अध्ययन कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो मूवमेंट शुरू हुई। कब ये परिवर्तन आएगा? देश नीचे बदल चुका है। हम जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं, हमें अभी बदलने में समय लग रहा है और इस बदलाव को समझने में कई बार समय लगता है। प्रीपेड कार्ड करोड़ों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में देश में है इस वक्त भी। अब निर्णय कितना बड़ा है आप समझिए। यह निर्णय कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने किया।
नई करेंसी 500 और 1000 का डिजाइन अप्रूव हो गया। करेंसी छपने में भी बहुत लंबा समय लगता है, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, वो आरबीआई देखती है। उसके बाद उसको तैयार करना, उसके बंडल बनाना, और ये संख्या नोट कीजिए, 1.25 लाख बैंक ब्रांच, 1,55,00,000 पोस्ट ऑफिस, 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस, 1.55 लाख पोस्ट ऑफिसेस, 86,000 बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो गांव गांव जाते हैं, 2 लाख एटीएम मशीन, और एटीएम मशीन को वजन के हिसाब से, साइज के हिसाब से और कागज की थिकनेस के हिसाब से ट्यून किया जाता है, रिकैलिब्रेट किया जाता है। उसमें से पुराना 500 और 1000 का निकालना, नए डालना, और इसकी ट्यूनिंग केवल 8 तारीख के बाद हो सकती थी कि इसको गोपनीय रखना था। इट हैड टू बी केप्ट सीक्रेट। और ये सारी तैयारी करने के बाद जिस दिन आप पुरानी करेंसी को सस्पेंड करते हैं कि अब कानूनी नहीं है, तो आपके पास वैकल्पिक करेंसी तैयार होनी चाहिए अगले दिन सुबह। केवल 1 दिन की छुट्टी दी ताकि ये व्यवस्थाएं सारी हो जाएं, और अगले दिन से उसका वितरण शुरू हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए। स्वाभाविक है कि तकलीफ होगी, स्वाभाविक है कि लाइन लगेगी। कुछ लोगों ने दुरुपयोग भी किया कि पैसा कन्वर्ट करने के लिए किराए के लोग लाइनों में खड़े कर दिए, लेकिन वो शहरों की लाइनें धीरे धीरे कम होती गई। रिजर्व बैंक ने एक नीति बनाई है कि एक करेंसी, एक स्तर की, 30 दिसंबर तक, क्योंकि उसका दुरुपयोग भी होता है, ब्लैक मनी में कन्वर्जन करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, तो हर रोज 4000 करेंसी चेस्ट हैं देश में। रिजर्व बैंक से वहां जाती है और उस करेंसी चेस्ट के माध्यम से इन लाखों पॉइंट्स पे जाती है जहां से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका स्पष्ट राजनीतिक प्रभाव यह है कि एक निर्णय से देश में जो ईमानदार लोग हैं उन सब में एक बहुत मजबूत भावना पैदा हुई कि ऐसा सरकार और प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है जो मेरी ईमानदारी पे विश्वास करता है और उस पे प्रीमियम देता है। चिंता है तो ऐसे व्यक्ति को जिसको अपने भ्रष्टाचार से लिए पैसे पे चिंता होगी, या भ्रष्टाचार का पैसा होगा या ब्लैक मनी का पैसा होगा। ये जो नॉर्मल जीवन था कि इतना कैश में, इतना चेक में, इतना कच्चे में, इतना पक्के में, इस सामान्य को समाप्त करना, इस नॉर्मल को समाप्त करना और एक नया सामान्य या नॉर्मल क्रिएट करना कि जीवन की दूसरी शैली होगी। और जो लोग इस सरकार को 2.5 साल में समझे होंगे, पहला निर्णय सरकार का था कि 2011 से कांग्रेस ने नहीं बनाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, एसआईटी बनाई ब्लैक मनी के खिलाफ। दो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसमें हैं। दूसरा निर्णय था कि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट खोलो। 58% लोगों के थे, हमने 100% तक पहुंचने का प्रयास किया, कोई 1-2% रह गए होंगे। जनधन अकाउंट के साथ जोड़ो, उन खातों में पैसा डालो हर सरकारी योजना के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से। विदेशी खातों में जो है 60% देके डिक्लेयर करो, नहीं करोगे तो 10 साल की सजा, ऐसा कानून पारित किया। फिर देसी ब्लैक मनी के खिलाफ 45% देकर जो पुराना काला धन है जमा कराओ, पेनल्टी देकर। जिन जिन लोगों की डिटेल आई थी, लिंचनस्टाइन, एचएसबीसी, पनामा, उन सब के खिलाफ जांच की, असेसमेंट ऑर्डर्स किए और उनके खिलाफ फौजदारी के मुकदमे डाले।
जो एक तरीका बन गया था कि मॉरिशस रूट जिसको कहते थे कि यहां से काला धन बाहर जाता था, घूम के मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर से आता था। मॉरिशस और साइप्रस का रास्ता बंद कर दिया, सिंगापुर का बंद करने जा रहे हैं, उनको लिख दिया, नोटिस दे दिया सिंगापुर को। बेनामी संपत्ति पे रोक लगा दी कि जो किसी दूसरे के नाम पर अपनी संपत्ति रखेगा, चाहे किसी दूसरे के बैंक के खाते में भी अपना पैसा डालेगा, तो वो पैसा भी जब्त होगा और सजा होगी। ये एक एक कदम उठाए जा चुके हैं और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहिए कि 70 साल की बैलेंस शीट एक तरफ और 2.5 साल में जितने कदम उठाए हैं वो एक तरफ, इनकी तुलना कर ली जाए। और एकाएक इसके अब मैं आर्थिक प्रभावों पे आता हूं। हमारी अर्थव्यवस्था को सरकारी खर्चा और विदेशी पूंजी दो के आधार पर चल रही थी। बैंकों के पुरानी सरकार के जो ऋण दिए हुए थे, लोन्स दिए थे, उसके एनपीएस थे। बैंक बहुत ज्यादा इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। बैंकों को चलाने के लिए हम बजट में से, अपनी योजनाओं में से पैसा कम करके बैंकों में कैपिटल डाल रहे थे, उनको जीवित रखने के लिए। बैंकों की ब्याज दर कांग्रेस वाले तो बहुत ऊंची छोड़ गए थे, कुछ कम हुई हैं, लेकिन और कम करनी है ताकि कृषि के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए हमें सस्ते दम पे ऋण मिल जाए। अटल जी की सरकार में एक स्थिति आई थी कि घर में रहने का किराया ज्यादा था, लेकिन घर खरीद लो और फिर किस्त दो बैंक को, तो वो सस्ती थी, ईएमआई सस्ती थी। उस स्थिति को दोबारा लाना है। इस एक निर्णय से आज लाखों करोड़ रुपया जो कैश में घूमता था वो बैंक व्यवस्था में आ गया है। बैंकों के पास उस पैसे को रखना और उसका इस्तेमाल करना आज कोई योजना नहीं है, उन्होंने रिजर्व बैंक में जाके जमा कराया है। और जब इतना सरप्लस पैसा आएगा, इसका स्वाभाविक एक असर पड़ेगा कि बैंकों की अर्थव्यवस्था को समर्थन देना, इकोनॉमी को सपोर्ट करना, हर क्षेत्र को, हाउसिंग को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, ट्रेड को पैसा देना, आज उनकी क्षमता बढ़ गई है। स्वाभाविक है इससे ब्याज दर और गिरेगी, पैसा सस्ता हो जाएगा और सस्ता होने से कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। और सस्ता होने से, इंटरेस्ट रेट कम होने से हमारी बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के लिए भी जो हम 30-40 हजार करोड़ हर साल का देते थे, आज वो भी देने की आवश्यकता नहीं है हमें। सबसे बड़ा लाभ है। 1-2 क्वार्टर्स के लिए जो इकोनॉमी में एक डिसरप्शन आता है, इस परिवर्तन की वजह से तकलीफ आ सकती है। 1-2 क्वार्टर के लिए टैक्स कम हो सकता है, 1-2 क्वार्टर के लिए जीडीपी भी थोड़ा नीचे आ सकती है, लेकिन इसका अगले 10, 12, 14 क्वार्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म एडवांटेज रहेगा वो उसकी तुलना में बहुत अधिक रहेगा। आएंगे, स्वाभाविक बढ़ेंगे, कल जीएसटी आ जाए तो वो भी बढ़ेगा और जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स है, उसकी कलेक्शन भी बढ़ेगी। और इसलिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक प्रकार से इकोनॉमी साफ सुथरी होती है और जो ज्यादा और कैश को स्क्वीज कर दें और कैश के स्थान पर, कैश के अर्थव्यवस्था को आवश्यकता है तो वो डिजिटल होगा। अब मजदूर को क्या फायदा होगा? आज मजदूर को न्यूनतम तनख्वाह नहीं मिलती, कैश में देते हैं। आज डिजिटल पे देना जब आवश्यक होगा तो कागज पे सामने आ जाएगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कि किसको कितनी तनख्वाह मिली, और बैंक के माध्यम से देनी है तो कौन मिनिमम वेज से कम देगा। हमें तो समझ में नहीं आया कि वामपंथी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा लाभ मजदूरों को होगा। स्कूल टीचर को तनख्वाह कुछ देते हैं, लिखवाते कुछ हैं। आज जब डिजिटल ट्रांसफर होगा तो उसके खाते में वो वेतन जाएगा जो सरकारी वेतन अप्रूव्ड है। हमें कई लोग आके कहते हैं कि इस पे मुक्त कर दो, इसको एग्जेम्प्ट कर दो। सरकार को ये एग्जेम्पशन करने वाली नहीं है। जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, जो ट्रांजिएंट डिफिकल्टीज हैं, शहरों में स्थिति सामान्य हो रही है। कुछ दिन हमें बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से भेज रहा है। एक उन्होंने सीमा रोज की तय की हुई है, पर डे जितनी वो रिलीज करते हैं,
और 30 तारीख तक वो करते रहेंगे, और जैसे जैसे उसका स्प्रेड बढ़ेगा स्थिति और सामान्य होगी। कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई है सरकार ने छोटी करेंसी की, कुछ दिन तक चलेंगी, उसके बाद समाप्त हो जाएंगी। और जैसे ही इस करेंसी डीमोनेटाइजेशन के बाद दोबारा मोनेटाइजेशन अर्थव्यवस्था का होता है, और जब ये रीमोनेटाइजेशन एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद ये जो बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बहुत लंबा, कोई सालों या महीनों चलेगा ऐसा नहीं है, ये कुछ सप्ताह चलता है। और जब रीमोनेटाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद ये सारे जो कर्व बैंकिंग व्यवस्था पे लगाए हैं, ताकि एकाएक एक झटके ना लगने लग पड़े और उसका दुरुपयोग ना हो सके। और इसलिए जैसे देश विकसित देशों से, विकासशील देशों से विकसित दिशा में चलते हैं, फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज की दिशा में जाते हैं, तो फिर इकोनॉमी फॉर्मल होनी चाहिए। इकोनॉमी मतलब व्यवस्था के बाहर लोग पैसा बनाते रहें और उसका कोई हिसाब ना हो, टैक्सेशन ना हो, उसको क्राइम में, उसको ब्लैक मनी में यूज करते रहे। और सबसे बड़ा ये लड़ाई नैतिक है, इट्स एन एथिकल बैटल। और एथिकल बैटल में जो एथिक्स की राइट साइड पर है वो कभी हारता नहीं है। ये एक राजनीतिक लड़ाइयों का एक सिद्धांत रहा है। तो मुझे केवल इतना ही कहना था। कुछ 2-3-4 प्रश्न होंगे तो थोड़ा 10-12 मिनट का समय है तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। For the benefit of my friends from the south, I'll just sum it up in 3-4 minutes. Politically, this is a moral and an ethical position. And since we've taken an ethical position, I think we should proudly go ahead and defend this decision. Secondly, this one decision is going to alter the socio-economic and the political way of life. It will change the way political funding takes place. It will change the way in how we manage our expenditure. It will change this normal that so much money in cash and so much in check for every transaction, and we'll conceal the monies. And in terms of the economy, it has provided the banks with so much more money. This money can be lent for agriculture, it can be lent for rural development, it can be lent for social sector scheme, it can be lent for infrastructure, for industry, and the rates will come down, there will be cheaper rates. There will be higher tax collections. So we'll have a much bigger, in the small run you may lose for a quarter or so, but over a period of medium and long term, you will have a bigger and a much better and a cleaner GDP. This is how this decision will eventually phase itself out. And since it's a decision where ethics and morality is on our side, I think we should argue from a morally high ground and defend this decision as aggressively as we can. The opposition will continue to fall within that trap. Thank you.